हम लोग LT ग्रेड 2018 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ये सेट बी है और इसके क्वेश्चन नंबर 90 से 91 से 100 तक हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। इनका कहना है कि अमोनिया फॉर्मेशन को इस इक्वेशन से व्यक्त किया गया है। अमोनिया का निर्माण का ये रासायनिक समीकरण है और इसके लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया फॉर्मेशन के लिए सबसे अनुकूल दशा क्या है? किस परिस्थिति में अमोनिया का निर्माण अधिकतम होगा, सर्वाधिक होगा? देखिए, अगर हम ला सातेलिए का, ये उत्क्रमणीय गैसीय अभिक्रिया है, ला सातेलिए का नियम इस पर लागू करें तो देखिए, ला सातेलिए का नियम कहता है कि यदि हम किसी साम्य निकाय के ताप, दाब, सांद्रता आदि में कोई परिवर्तन करें तो साम्यावस्था स्वतः उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाए। अब जब साम्यावस्था, हमें अमोनिया अधिक मात्रा में प्राप्त करनी है, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये पूछा गया, इसके लिए अनुकूल दशा। तो अमोनिया अधिक मात्रा में मिलने का मतलब ये है कि ये साम्यावस्था आगे की तरफ विस्थापित हो। साम्यावस्था जितना अधिक आगे की तरफ विस्थापित होगा, हमें उत्पाद उतना ही अधिक, यानी अमोनिया उतना ही अधिक मिलेगा। देखिए, अब इसमें हम दाब और ताप, इन दो कारकों को देखें, इन दोनों कारक का क्या प्रभाव है और इनको हम अभिक्रिया को आगे ले जाने के लिए इनमें से हम किसको उच्च रखें, किसको निम्न रखें। जब आप किसी गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाते हैं, ध्यान देंगे तो साम्यावस्था उस दिशा में जाता है जिधर गैसीय अभिकारकों या उत्पादों के अणुओं की संख्या कम होती है। इस तरफ देखें कितने हैं, 1 और 3, 4 गैसीय अणु हैं। इस तरफ कितने हैं, केवल 2 गैसीय अणु हैं, 2 गैसीय अणु हैं ना। तो जब आप दाब बढ़ाएंगे तो जिधर गैसीय अणुओं की संख्या कम है, साम्यावस्था उधर विस्थापित होगी, अर्थात अमोनिया हमें अधिक मिलेगा। तो जो फेवरेबल कंडीशन है वो उच्च दाब अर्थात हाई प्रेशर, फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है ना। और टेम्परेचर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अमोनिया प्लस 22 किलो कैलोरी, ये हीट लिखा है। अगर प्रोडक्ट के साथ प्लस करके हीट निकला है, इसका मतलब कि ये और ये दो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं, हीट यहाँ बाहर निकल रही है। अगर जो है क्यू वैल्यू, हीट की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। और किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जाता है। हीट निकल रही है ना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो ये इधर से इधर तब जाएगा जब हम सिस्टम को कूल करेंगे, ठीक है ना। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, लो टेम्परेचर, निम्न ताप, ठीक है। तो हमें अमोनिया अधिक मात्रा में मिले, इसके लिए क्या चाहिए, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। इसमें देखिए कौन सा विकल्प, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ प्रेशर। हाँ, टेम्परेचर को घटाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे। विकल्प सी दिया है, विकल्प सी सही है। टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें। टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, बेटा पानी का बोतल दे दो, पिएंगे। टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर अधिक कर दें, ये फेवरेबल कंडीशन है अमोनिया फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 देखिए,
करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्ट मैचिंग है ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 102, करेक्ट मैच, सही मिलान किसमें है। ठीक है, पहला दे रखे हैं, अच्छा नॉट करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें पहला दे रखे हैं CP, दूसरा दे रखे हैं डेल्टा H, तीसरा दे रखे हैं CP माइनस CB, और चौथा दे रखे हैं CBDT। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो पहले का CP इक्वल टू क्या दे रखे हैं, डेल्टा H डेल्टी, अच्छा इसमें क्या दे रखे हैं, देखिए हीट कैपेसिटी CP क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है चेंज इन एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो करेक्टली मैच्ड है। दूसरा दे रहे हैं डेल्टा H इक्वल टू है P डेल्टा V प्लस डेल्टा E, डेल्टा H होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये भी सही है। और CP माइनस CV इक्वल टू होता है ये गड़बड़ है, ठीक है ना, यही गड़बड़ दे रखे हैं। और देखिए है क्या, पहले ये वाला सही है, ये भी देख लीजिए, ये होता है DE, ठीक है। CV किसके बराबर होता है, CV इक्वल टू होता है DE अपॉन DT के, तो इसको इधर कर दें तो DE इक्वल टू हो जाएगा CVDT के, ये भी करेक्टली मैच्ड है। यही बीच वाला गड़बड़ है, कैसे, देखिए CP माइनस CB इक्वल टू होता है R के, ठीक है ना, R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PV अपॉन T के लिख सकते हैं। और यदि हम जो है T के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करें ना, T के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट किया गया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, T के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट किया गया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हुए हम डिफरेंशिएट किए हैं किसको, डेल P, तो ये जो है D अपॉन DT और V अपॉन T को कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, सॉरी P, हमने इसको ऊपर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैच जो इन्होंने दे रखा है ये गड़बड़ है, तो जो CP माइनस CB किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, ठीक है, R के, और इन्होंने ये कुछ गलत दे रखा है, ऐसा दिया होता तो भी सही माना जाता, इन्होंने कुछ अलग दे रखा है, तो यही C गलत है। इन्होंने क्या दे रखा है, दे रखा V डेल P ओवर डेल T एट कांस्टेंट V, ये दे रखा है, ठीक है ना, और ये वैल्यू गलत है, जो गलत है वही सही विकल्प है। अब आते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए, 103,
क्वेश्चन 103, क्वेश्चन देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, करेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है, सही कौन सा है। पहला क्या दे रखे हैं, जो पहला स्टेटमेंट दे रखे हैं, एंथैल्पी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या यह सही है। ध्यान देंगे, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रा आश्रित गुण है। यह जो है पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी एंथैल्पी उतनी ही अधिक होगी, तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, एक्सटेंसिव होता है, इन्होंने इंटेंसिव दिया है। एंथैल्पी मात्रा आश्रित गुण है, इन्होंने स्वभाव पर निर्भर होने वाला गुण बता रखा है, गलत है ये। अगला, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनका कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी रिएक्शन के लिए। देखिए, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ऊष्माक्षेपी, उसके लिए ये वैल्यू पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक जो होता है, एंडोथर्मिक के लिए इन्होंने क्या कहा है, नेगेटिव। ठीक है ना, तो जो एक्सोथर्मिक होता है उसके लिए नेगेटिव होता है। एक्सो के लिए कैसा होता है, डेल्टा एच, ये नेगेटिव होता है, और इंडो के लिए डेल्टा एस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो इन्होंने इंडो के लिए नेगेटिव कहा, अर्थात ये भी गलत है। अगला विकल्प सी देखिए, विकल्प सी क्या है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट, आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन होता है। चौथा विकल्प क्या दे रखे हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज जीरो फॉर एन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जीरो बता रहे हैं, डेल्टा एच ये जीरो फॉर एक्सोथर्मिक, ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ठीक है ना, एक्सो के लिए ये होता है, इंडो के लिए, अर्थात ये भी गलत है। सही कौन सा है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी अवस्था फलन है, अवस्था पर निर्भर होने वाला ये गुण है, यानी यह निकाय के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है किसी सिस्टम के। यही जो है करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। एक हीट इंजन है, ये ऑपरेट करता है किसके, 500 केल्विन और 400 केल्विन टेम्परेचर के बीच, इसकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है ना, तो देखिए हीट इंजन 400 और 500 केल्विन के बीच ऑपरेट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहा गया है, एक हीट इंजन है जो 500 और 400 केल्विन टेम्परेचर पर काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन दिया है क्वेश्चन नंबर 104। हीट इंजन, इसका टेम्परेचर T2 500 केल्विन और T1 ये 400 केल्विन दे रखा है। इसकी एफिशिएंसी पूछा है, तो एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, T2 माइनस T1 अपान T2 के। चूँकि परसेंट में दिया है तो 100 कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 400 अपान 500 इंटू 100, तो ये हो जाएगा
100/500 इंटू 100, 1/5 0.2, तो ये क्या आ जाएगा देखा जाए, ये आ जाएगा जो है हाँ 100 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 के। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 100/5 अर्थात 20% एफिशिएंसी। ये विकल्प ए सही है, इसमें 20% एफिशिएंसी इस हीट इंजन की है। अगर परसेंटेज में दिया है तो, और परसेंटेज में नहीं दिया तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब क्या आ जाएगा 0.2। अगर परसेंटेज में नहीं दिया है तो ये जो 100 है इससे गुणा नहीं करेंगे तब एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 0.2। अगर प्रतिशत में दिया है तो विकल्प में शायद परसेंटेज नहीं दिया है तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। एक रिएक्शन दिया है, इसके लिए डेल्टा एच, डेल्टा और डेल्टा ई में रिलेशन पूछा है। मिटा दे। डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 105। इसमें क्या दे रखा है, SO2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस, ये क्या बना रहा है SO3 गैस। ठीक है। अब इसमें एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी, करेक्ट रिलेशन पूछा है, सही संबंध बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। ठीक है, इनके बीच सही संबंध क्या है। तो देखिए डेल्टा एच, ये डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी की। ठीक है ना। यहाँ पर पी डेल्टा वी की जगह हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी के होता है। ठीक है। डेल्टा एन क्या है, गैसीय उत्पाद और गैसीय अभिकारक के मोलों की संख्या का अंतर। यहाँ 1 है और यहाँ 1.5 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो डेल्टा एन क्या आ जाएगा, 1 - 1.5 तो हो जाएगा -0.5 या -1/2। तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई -1/2 आर टी के। ये डेल्टा एच डेल्टा ई में रिलेशन है। और ये डेल्टा एच डेल्टा, विकल्प डी सही है। कौन सा विकल्प सही है, हमारे जो बुकलेट सीरीज है, सीरीज बी है, उसका विकल्प डी सही है। अब आपकी सीरीज में कौन सा विकल्प होगा ये आपको देखना है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106। इसमें क्या कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के लिए दिया गया है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है। इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट कौन सा है। ठीक है। पहला दे रखा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। इट इज एप्लीकेबल फॉर अ
क्लोज्ड सिस्टम। दूसरा दे रखा है क्या, दूसरा दे रखा है इट रिलेट्स चेंज इन फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। इट रिलेट्स चेंज इन फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी, ठीक है ना। दो कथन इन्होंने, दो स्टेटमेंट दिया है और इनका कहना है कि कौन कौन सा सही है कौन गलत है। देखिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होता है, ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। और ये जो है, जब एंथैल्पी की बात हम कब करते हैं, जब कोई सिस्टम जो है फ्री एनर्जी चेंज एंट्रोपी, ये जब क्लोज्ड सिस्टम होता है, क्लोज्ड सिस्टम पे हम इसको अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये पहला सही है। और दूसरा ये जो है फ्री एनर्जी चेंज और एंट्रोपी को कोरिलेट करता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसमें, और विकल्प सी सही होगा इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट ठीक है, दोनों करेक्ट है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंपाउंड विल बी फॉर्म ऑन हीटिंग। अगर हम क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH को गर्म करें, ठीक है ना। देखिए क्लोरोफॉर्म यदि आप लेते हैं और इसको यदि आप एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ यदि आप गर्म करते हैं, तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन अगर आप क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, तो आपको जो है क्या मिलता है, आपको डाइक्लोरोमेथाइल कार्बीन मिलता है। डाइक्लोरोमेथाइल कार्बीन, ठीक है। डाइक्लोरोमेथाइल कार्बीन यहाँ पर मिलता है, डाइक्लोरोमेथाइल कार्बीन। अगला जो है विकल्प, इसका मतलब कि बी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 108 में देखिए, इनका कहना है कि कौन सा कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी सबसे, डिसोसिएशन की एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। पहला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 108 में देखिए, पहला दे रखा है क्लोरोफॉर्म, दूसरा दे रखा है तीसरा दे रखा है चौथा दे रखा है CH2 Cl, ठीक है। अब इनमें देखिए, ये लोन पेयर है ना, डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ये तो ज़्यादा एनर्जी पर टूटेगा। सबसे कम एनर्जी पे कौन टूटेगा ये पूछा गया है,
ठीक है। लीस्ट डिसोसिएशन एनर्जी, लीस्ट डिसोसिएशन एनर्जी पूछा गया है। सबसे कम बॉन्ड वियोजन ऊर्जा सबसे कम किसकी है? यहां पर देखिए, ये भी यहाँ कॉन्जुगेशन में है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, ये भी नहीं। तो ये दोनों तो आउट ऑफ फाइट है, नहीं ये नहीं है। इनमें देखिए कौन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, कौन मोर स्टेबल जो है कार्बोकैटायन बनाता है या फ्री रेडिकल बनाता है। जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वही जो है ज़्यादा सरलता से उसी का कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा। वैसे 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता है और ये 1 डिग्री है, पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी लगभग बराबर होती है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इससे बनने वाला कार्बोकैटायन जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग इजी होती है, सरल होती है। लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसी की है, लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, ठीक है ना। इसी का विकल्प सी सही है, लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 देखिए क्या है। इसमें पूछा गया है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, 109 में मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। क्वेश्चन नंबर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, इसमें देखिए पहला दे रखा है दूसरा जो है तीसरा देखिए क्या दे रखे हैं। चौथा देखिए क्या दे रखे हैं। ठीक है, ये है। अब यहां देखिए यहां पर क्या है, देखिए इसके बगल में 2 पाई बॉन्ड है, इधर नाइट्रो ग्रुप है। इसके भी बगल में 2 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, नाइट्रो ग्रुप है। यहाँ पे भी बगल में 2 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, नाइट्रो ग्रुप। ये चीज़ सभी में कॉमन है। अब इस कटायन को स्टेबलाइज करने वाले ये जो फैक्टर हैं इन पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये सभी में क्या है, अलग अलग है। ठीक है,
अब इसका माइनस आई इफेक्ट है, ये इसको डीस्टेबलाइज करेगा। इसका प्लस आई इफेक्ट है, ये स्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा। ये यहाँ देखिए, ये तो प्लस आई इफेक्ट के कारण स्टेबलाइज करेगा, इनमें मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट। बड़ी साइज के कारण इसका मेसोमेरिक इफेक्ट वीक होता है और OS का मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रांग होता है। इसकी साइज बराबर है तो OS का स्ट्रांग मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। यही विकल्प बी जो है सही है, ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, OS का माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन इनका प्लस M इफेक्ट है। जहां माइनस आई प्लस M दोनों इफेक्ट ऑपरेट कर रहे हों, वहां पर जो है जो प्लस M इफेक्ट होता है, प्लस M इफेक्ट अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है, माइनस आई की तुलना में। तो यहाँ पर प्लस M इफेक्ट प्रभावशाली है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन 110 कौन सा कुछ स्टेटमेंट दिए हैं रेजोनेंस को लेकर के। रेजोनेंस को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या दिया गया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर differ only in arrangement of electron। ये तो सही है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में केवल इलेक्ट्रॉनों का वितरण अलग अलग होता है, वो भी जोड़े में, इलेक्ट्रॉन पेयर। तीसरा है ऑल एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस लाई इन द सेम प्लेन। ऑल द एटम्स इन्वॉल्विंग इन रेजोनेंस lie in the same plane, ये भी सही है। जितने आइटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं सभी समान तल में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन संभव नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल देन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड is less stable than contributing structure। ये गड़बड़ है। ठीक है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। यहाँ लेस दे रखे हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से मोर स्टेबल, ये गलत है। तो देख लिए, जिस स्टेटमेंट में इनको सही कहा गया होगा इसको गलत, वही स्टेटमेंट सही है। पहला दूसरा करेक्ट और तीसरा ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। विकल्प सी में 1 2 को करेक्ट दिया है, वही वाला सही विकल्प है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 111 देखिए क्या है, इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं मिलेगा। Which compound will not form? Which compound will not form? कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा। देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको जो है ब्रोमीन NaI और H2O, ब्रोमीन NaI और H2O रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले ब्रोमीन इस पे अटैक करता है, ये ब्रोमीन पर अटैक करता है। देखिए रिएक्शन इस तरह से होती है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br, ये अपने लोन पेयर से इस पे अटैक करता है, ये इधर निकल जाता है। और यहाँ पर हमने बताया है आप लोगों को, यदि जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके पास लोन पेयर हैं तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। इस प्रकार से साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखिए अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा है, एक Br माइनस है, एक I माइनस है और एक जो है H2O है, Br माइनस I माइनस H2O। अब ये देखिए अगर ये इधर जाता है तो प्लस चार्ज इस पे आएगा, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा मोर स्टेबल। अगर ये इधर आता है तो प्लस चार्ज इस पे जाएगा, प्राइमरी कार्बोनियम आयन मिलेगा लेस स्टेबल। तो इसलिए ये ब्रोमीन इधर जाता है, ऐसा हो जाता है। हम कहें कि ये इस प्रकार से ये टूट करके ये इधर चला जाता है। ठीक है ना। अब इसी पर जो है तीनों अटैक करेंगे। एक तो हमारे पास Br माइनस है, फिर I माइनस है, फिर OH यानी H2O है। H2O है, ठीक है ना। ये इस पर जो है ये भी अटैक करेगा, ब्रोमीन भी, I भी और OH जो भी अटैक करेगा इसी पे अटैक होगा और हमें जो है कंपाउंड मिलेगा। एक तो CH3CH Br CH2Br, दूसरा मिलेगा CH3CH I CH2Br और तीसरा मिलेगा CH3CHOH CH2Br। ये तीनों मिलेंगे। इसके अलावा जो चौथा एक प्रोडक्ट है जिसमें जो है विकल्प बी वाले को देखिए, बी इसमें I इधर जोड़ा है। देखिए ब्रोमीन I OH सब बीच वाले कार्बन पे जुड़े हैं। विकल्प बी में देखिए ऐसा दिया है, Br यहाँ है, I यहाँ दिया है ना, यही गड़बड़ है। ठीक है, और जो गड़बड़ है वही सही विकल्प है, क्योंकि आपसे पूछा कौन नहीं बनेगी, यही नहीं बनेगा, यही सही विकल्प है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। तो जो विकल्प बी में दे रखा है, आयोडीन यहाँ जुड़ेगा, OH यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो एक ब्रोमीन जुड़ गया, बाकी जो है यहाँ जुड़ेंगे। इन्होंने क्या किया, आयोडीन को यहाँ जोड़ दिया। आयोडीन यहाँ नहीं जुड़ेगा, आयोडीन जब भी जुड़ेगा यहाँ जुड़ेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा है कि मोस्ट रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन, मोस्ट रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शन। देखिए जो SN1 रिएक्शन होते हैं वो 2 स्टेप के प्रोसेस होते हैं। इसमें एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है।
जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतने ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी। तो कौन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, इसी को देख लेते हैं। अगर हम सी को देखें, सीधे विकल्प पर आते हैं, सी वाले को देखिए जो विकल्प सी दिया है, इसमें हम देखें, ठीक है ना, इसमें यहाँ ऑक्सीजन है, ये है, यहाँ आयोडीन है। अब इससे जितनी तेजी से हमें कार्बोकैटायन में बनेगा उतने तेजी से ये रिएक्शन करेगा। कार्बोकैटायन कब बनाता है? जब ये गुड लीविंग ग्रुप हो, गुड लीविंग ग्रुप हो, और हम ये जानते हैं कि आयोडीन गुड लीविंग ग्रुप होता है, और ये तेजी से निकलेगा और हमें ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन मिलेगा। अब इसका स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, मोर स्टेबल। तो ये जो लोन पेयर है ना, इस पे अटैक करके इसको स्टेबलाइज करता है, ये मोर स्टेबल भी होता है। तो यही रिएक्शन सबसे फास्ट, यही सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो विकल्प सी इसमें सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। SN2 रिएक्शन को लेकर के कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। अगला SN2 रिएक्शन के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। 113 में देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SN2, SN2 के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये पूछा गया है। तो देखिए SN2 रिएक्शन में करेक्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया? पहला कह रहे हैं कि दे आर बाई मालिकुलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन बाई मालिकुलर होता है, ये तो सही है बहुत, बाई मालिकुलर रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बाई मालिकुलर होता है। दूसरा क्या कह रहे हैं? प्रोसीड विथ कंप्लीट इन्वर्जन। हाँ, जो बाई मालिकुलर रिएक्शन होता है 1 स्टेप का होता है, इसमें कंप्लीट इन्वर्जन होता है कन्फिग्रेशन का, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, ये भी सही है, ऑफ कन्फिग्रेशन, ये भी सही है। तीसरा क्या दे रखे हैं? इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, ऑफ एन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो देखिए जो SN2 रिएक्शन होता है ना, ये 1 स्टेप का होता है। कैसा होता है? 1 स्टेप। इसमें जो है ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता बल्कि ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो तीसरा वाला गलत है। चौथा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, इनका कहना है कि हाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता। बात सही है, जो 1 स्टेप प्रोसेस होते हैं ना, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, और चौथा ये वाला गड़बड़ है। तो जिस स्टेट में 1, 2 और 4 को करेक्ट दिया होगा वही विकल्प सही है, देख लीजिए। वैसे विकल्प जो है 1, 2, 4 वाला जो है चौथा है। 1, 2, 4 को करेक्ट देने वाला विकल्प डी, 1, 2 एंड 4 ये करेक्ट दिया है विकल्प डी में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 देखिए, एक रिएक्शन दिए हैं और कह रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 114, देखिए इन्होंने एक दे रखा है बेंजल्डिहाइड, प्लस डाइथाइल मैलोनेट, डाइथाइल मैलोनेट,
बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बेस की उपस्थिति में, और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या है, देखिए C6H5 बेंजीन के लिए CH, फिर डबल बॉन्ड COOET ये दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? इसमें देखिए पहला ही विकल्प है नोवेनाजल रिएक्शन। नोवेनाजल रिएक्शन क्या कहता है? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, बेस की उपस्थिति में एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड के साथ कंडेंसेशन करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं ये। तो ये जो है नोवेनाजल रिएक्शन है। नोट कर लीजिए, पहला ही विकल्प सही है। कंडेंसेशन है एल्डिहाइड का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो विथ एक्टिव मेथाइलिन कंपाउंड, कंडेंसेशन ऑफ नेम रिएक्शन में आपको मिलेगा एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन in with active methylene compound, active methylene compound in presence of base क्या कहलाता है? नोवेनाजल रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये नोवेनाजल रिएक्शन है। क्वेश्चन 115 देख लीजिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 115। देखिए कौन सा कार्बोनिल ग्रुप से किसकी अभिक्रियाशीलता कम होगी? किसकी अभिक्रियाशीलता कार्बोनिल ग्रुप से कम होगी? यहाँ 4 न्यूक्लियोफाइल दिए हैं। लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू CO, लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू CO, ये विटिक रिएक्शन है। देखिए क्वेश्चन 115, लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, देखिए कार्बोनिल ग्रुप पर जब हम, ये विटिक रिएक्शन है, अगर हम फास्फोनियम ट्राइफेनाइल फास्फोनियम इलाइड का जब एडिशन करते हैं, किस प्रकार से एडिशन होता है? CO ये कार्बोनिल समूह है, इस पर हम ट्राइफेनाइल फास्फोनियम इलाइड का एडिशन करते हैं, ट्राइफेनाइल फास्फोनियम इलाइड। और इस पे जो इलाइड दिए गए हैं इनमें देखिए एक जो है PH ट्राइफेनाइल फास्फोनियम इलाइड है। ठीक है, और इस पे प्लस चार्ज है। उसके बाद यहाँ एक CH है, इस पे नेगेटिव चार्ज जुड़ा है। फिर उससे जो है देखिए जिसमें ये समूह जुड़ा है, जिसमें जो है ये समूह जुड़ा है, और ये हमें लगता है विकल्प चौथा है COO और C2H5, ये चौथे विकल्प में है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसके कॉन्जुगेशन में ये एक पाई बॉन्ड है। होता क्या है, ये जो लोन पेयर है यही न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करता है। और इसमें देखिए इस लोन पेयर के बगल में यहाँ एक कार्बन है, जब ये इधर आएगा डिलोकलाइज होके तो यहाँ पर अटैक करने की उपलब्धता इसकी कम हो जाएगी। और किसी विकल्प में, चौथे विकल्प के अलावा और किसी विकल्प में जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है उसके बगल कोई कार्बोनिल समूह नहीं है या डबल बॉन्ड नहीं है, इसी में जो है चौथे विकल्प में जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है उसके बगल एक मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बोनिल समूह है, अर्थात ये इधर बार बार आता रहेगा। ठीक है ना, जब ये इधर बार बार आता रहेगा, ये इधर आता रहेगा तो इसकी यहाँ अटैक करने की उपलब्धता कम होगी, और जब इसकी यहाँ अटैक करने के लिए उपलब्धता कम होगी तो यही लीस्ट
रिएक्टिव होगा। ठीक है ना, लीस्ट रिएक्टिव, इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास भी हम लोग समाप्त करते हैं। यहाँ से अब कल की क्लास में देखा जाएगा। 10 मैंने पिछली क्लास में बताया था, 15 आज बता दिया, 25 हो गए, 35 और बच्चे हैं, 2 दिन में उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो आपका अनसॉल्व LT ग्रेड का 2018 का ख़त्म हो जाएगा।